हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चरों में 195 प्रश्नों को, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लिया है। तो चलिए आज के इस नेक्स्ट वीडियो से लेक्चर 11 से हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का आता है, 10 क्वेश्चन आएगा आपका। तो टोटल आपका कितना हो जा रहा है? 15 बहुविकल्पी, 15 अति लघु और 10 लघु उत्तरीय। टोटल मिला के आपका 50 नंबर का पेपर होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के 9 प्रयास। प्रीवियस लेक्चर जो भी था बहुविकल्पी और लघु उत्तरीय, उसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को। सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ हमारे इस क्लास को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन पे प्रेस कर देंगे। फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु को भी सजेस्ट कर देंगे हमारा चैनल, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है। तो कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 2023 में ये प्रश्न पूछा है। तो कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी, चलिए पढ़ते हैं कोठारी आयोग की सिफारिशें। पहला क्या था? सामान्य सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली शुरू की जानी चाहिए, यानी कि सामान्य तौर पर सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली जो प्राथमिक विद्यालय में होती है उसकी प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। सार्वजनिक शिक्षा को सामान्य बनाना चाहिए और विशेष धाराओं में व्यावसायिक बनाया जाए। तो सार्वजनिक शिक्षा को सामान्य और विशेष धाराओं में व्यावसायिक बनाया जाए। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक विज्ञान, गणित, सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा के अध्ययन को शिक्षा का अंग बनाया जाए। शिक्षा विभाग का पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण किया जाए। प्रवेश की आयु 4 वर्ष से कम न की जाए। ठीक है, प्रवेश की आयु 4 वर्ष से कम न की जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दूसरा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य बताए। 2023 में पूछा है, यानी कि डाइट का क्या उद्देश्य है। तो डाइट का जो उद्देश्य है वो हम लोग चलिए बताते हैं। तो शिक्षा एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को समाप्त करना है। अपनी स्थापना के साथ ही डाइट ने शिक्षण प्रथाओं के विकास और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर थर्ड, ईसीसीई का क्या उद्देश्य है। तो चलिए पढ़ते हैं ईसीसीई का उद्देश्य। 2023 में पूछा है। ईसीसीई अर्थात अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के, तो क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ये इसका पूरा नाम हो गया। इसका उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, संवेगात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई और नैतिक विकास करना है। यह संपूर्ण राष्ट्र में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करती है। ईसीसीई क्या है? ये आंगनबाड़ी की बात करते हैं, इसी को ईसीसीई कहते हैं, आंगनबाड़ी वाले जो होते हैं बच्चे। प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्रता पश्चात के किन्हीं 2 शिक्षा आयोगों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 2020 में प्रश्न पूछा है। तो स्वतंत्रता पश्चात किन 2 शिक्षा आयोग, मान लीजिए कोठारी आयोग हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक राममूर्ति आयोग हो जाएगा, एक नवीन शिक्षा नीति 1986 हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 2020 में पूछा था। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर टिप्पणी करना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को की गई थी। यह मिशन भारत में निरक्षरता उन्मूलन के लिए किए जाने वाले प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी स्थापना के बाद देश में साक्षरता की गति में पर्याप्त तेजी आ गई थी। यह इस तेजी का ही प्रभाव था कि सन 2011 की जनगणना में भारत में साक्षरता का जो प्रतिशत पहले की तुलना में पर्याप्त अधिक प्रदर्शित किया गया था।
1991 में साक्षरता का जो प्रतिशत 52.21 था, यह 2011 में बढ़कर 74.04 हो गया। 1991 में क्या था, 52.51 था, और 2011 में बढ़ के 74.04 हो गया। पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता वृद्धि का अध्ययन करें तो इसे निम्न रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद ही केरल में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। इस मिशन के द्वारा अब तक लगभग 9 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया जा चुका है तथा इसके कार्यक्रम देश के 561 जिलों में संचालित हो रहे हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के इंडिया 2002 के प्रकाशन के अनुसार उक्त जिलों में 166 में पूर्ण साक्षरता अभियान चलाया गया तथा इसके साथ 105 जिलों का चयन सतत शिक्षा कार्यक्रम के लिए किया गया है। उक्त के साथ 290 जिलों में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम भी चलाया गया है। इस प्रकार से उक्त विवरण के आधार पर कम से कम आंकड़ों के रूप में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के द्वारा देश में निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने में पर्याप्त प्रगति आई है। तो ये सारे डाटा थे साक्षरता अभियान के बारे में। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान 2011 में 74.04 साक्षरता दर हो गया था और 1991 में 52.51 था। दिन प्रतिदिन क्या हुआ है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का ही देन था कि 74% आपका साक्षरता दर हो गया और लगभग 290 जिलों, टोटल कितने 561 जिलों में संचालित हुआ था, जिसमें से 105 जिलों में सतत शिक्षा चला था और 166 जिलों में पूर्ण साक्षर हो गया था और 290 जिलों में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये याद रखेंगे कि 561 जिलों में से 166 जिला क्या हो गया था, पूर्ण साक्षर बन गया था। ठीक है, 166 क्या हो गया था, 561 जिला में से 166 पूर्ण साक्षर बन गया और 105 क्या हुआ, अभी सतत शिक्षा में है, लागू है अभी था, और उसके बाद 290 जो है उसमें क्या हो गया, उत्तर साक्षर कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में समस्याएं बताइए। 2020 में ये पूछा था। तो समय एवं धन का अपव्यय हुआ था इससे ज्यादा। तो सरकारी स्कूलों में भी निजी विद्यालयों के समान प्रारंभ में संपूर्ण ध्यान नामांकन पर होता है, मगर सरकारी विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले बच्चे निजी विद्यालयों की तरह नियमित नहीं आते। वे विद्यालय छोड़कर लंबी अवधि के लिए रोजगार, परिवार की जरूरत और अन्य कारणों से अपने मूल स्थान से पलायन भी कर जाते हैं। ऐसे में उनका विद्यालय जाना संभव नहीं हो पाता। यही कारण है कि भारत के बहुत से सरकारी स्कूलों में पर्याप्त नामांकन होने के बावजूद लगभग 40 से 50% बच्चे ही नियमित स्कूल आ पाते हैं। शेष बच्चे नामांकन के बाद अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं और किसी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं या पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। कई राज्यों में नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भी अवरोधन संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं। इसका असर बच्चों के अधिगम स्तर पर भी दिखाई देता है। तो समय एवं धन का अपव्यय भी हो रहा है। प्राथमिक स्तर पर ध्यान में कमी है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर क्या है, ज़्यादा फोकस नहीं होते हैं अभिभावक भी। तो भारत में प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बेहतर बनाने में दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। पहली, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा और दूसरी प्राथमिक शिक्षा में पहली दूसरी कक्षा की अपेक्षा आमतौर पर सरकारी विद्यालयों में बड़ी कक्षाओं के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है, छोटी कक्षाओं की उपेक्षा होती है। इसके पीछे तर्क भी दिया जाता है कि 8वीं कक्षा के विद्यार्थी तो इस साल पास होकर चले जाएंगे, उनके लिए हमारे पास अगला साल नहीं होगा, मगर पहली दूसरी के बच्चों को तो बाद में भी समय देकर सिखाया जा सकता है।
इस सोच के कारण बहुत से स्कूलों में हर साल पहली दूसरी कक्षा की उपेक्षा होती है। इसका असर बच्चों के अधिगम स्तर पर पड़ता है। वास्तविकता से परे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले प्राथमिक शिक्षा की वास्तविक समस्याओं के समाधान की दिशा में खास प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु शिक्षक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, कक्षा में पढ़ा रहे हैं, बच्चों का नियमित आकलन कर रहे हैं, शिक्षा प्रक्रिया को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 जुलाई को किसी कक्षा विशेष की जो स्थिति थी, वह स्थिति 15 अगस्त को नहीं होती। शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक आपस में स्कूल के जिन मुद्दों पर बात करते हैं, वह बाल दिवस आते-आते पूरी तरह बदल जाते हैं तथा सत्र के अंत तक कागजी कार्रवाई अवश्य पूर्ण कर लेते हैं। शिक्षकों से संबंधित समस्याएं थी आरटी एक्ट को लागू होने में, तो योग्य शिक्षकों की कमी। तो भारत में एकल स्कूलों की स्थिति बताती है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। नई नियुक्ति के लिए सरकार तैयार नहीं है, पद खाली पड़े हैं। 12वीं पास लोगों को पढ़ने की जिम्मेदारी दी जा रही है, इससे स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दीर्घकालीन नीति में सरकारी प्रयासों को गति देने की जरूरत है। इसके अभाव में अनेक नीतियां और कार्यक्रम आधे अधूरे उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति से सरकारें पीछे हटती रही हैं, लेकिन अब प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की उपयोगिता स्वीकार की गई है। अब बात पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति और उनके बेहतर प्रशिक्षण की होनी चाहिए, ताकि देश के नौनिहालों को बेहतर शिक्षा का अवसर मुहैया कराया जा सके। उसके बाद क्या है, अप्रशिक्षित शिक्षक। तो शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख बिंदु मानते हुए शिक्षक को विभिन्न दशाओं में उन्नत बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। शिक्षा जगत से जुड़े शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी गुणात्मक सुधार लाने की आवश्यकता है। सरकार व समाज को ऐसी परिस्थितियां निर्मित करनी चाहिए जिससे अध्यापकों को निर्माण एवं सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। समर्पण की कमी। तो शिक्षक शिक्षा के व्यवसाय में उच्च आदर्शों के साथ प्रवेश करता है। वह सादा जीवन उच्च विचारों को ध्यान में रखकर समाज सेवा में लग जाता है, किंतु कई बार विषम परिस्थितियों में वह पूर्णतः ईमानदारी नहीं रख पाता है। उसे कभी कभी अपने व्यवसाय के प्रति अरुचि होने लगती है, जिससे उसके व्यवसाय के साथ साथ न्याय नहीं हो पाता है। शैक्षिक मूल्यों का पतन। तो शिक्षा के व्यवसाय में मानव व्यक्तित्व के प्रति समान भाव रखना आवश्यक है। इसमें आचरण नियंत्रण के लिए कुछ नैतिकता होनी आवश्यक है, जिसमें मानव अधिकारों के प्रति आस्था, अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी, विद्यालय व छात्रों के प्रति कर्तव्य परायणता व सामाजिक मूल्यों की वृद्धि करने की इच्छा होनी चाहिए। व्यावसायिक असंतुष्टि। तो संतुष्टि एक सर्वव्यापक शब्द है जिसका अर्थ विवादास्पद है। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार परित्याग ही संतोष है। ठीक है, यानी कि किसी चीज का त्याग कर देना ही संतोष है, परंतु यह चरम स्थिति सामान्य जन को प्राप्त नहीं होती, हर कोई संतोष नहीं कर पाता। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए चिंतन, मनन एवं त्याग की भावना की आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम संतुष्टि की आवश्यकताओं के संबंध में अध्ययन करते हैं। वर्तमान में सामान्यतः शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति असंतुष्ट दृष्टिगत होते हैं, यद्यपि यह समस्या परिस्थिति जन्य है। आज के समय में मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में इस व्यवसाय से असंतुष्ट रहना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार आपका क्या होगा, व्यवसायिक असंतुष्टि, शैक्षिक मूल्यों का पतन हो गया है, समर्पण की कमी हो गई है, अप्रशिक्षित शिक्षक हो गए हैं, योग्य शिक्षकों की
कमी है। तो ये शिक्षकों से संबंधित समस्याएं थी। उसके बाद वास्तविकता से परे था, प्राथमिक स्तर पर ध्यान में कमी है, समय एवं धन का अपव्यय, ये सारी चीज क्या आ जाएंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में समस्याएं ला रही थी। ये सब बातें जो मैंने अभी आपको अभी मैंने पढ़ाई हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, विद्यालय प्रबंध समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 2020 में पूछा है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 एवं राज्य नियम 2011 के नियम 3 एवं 4 के अनुसार विद्यालय में समुदाय की सहभागिता व स्वामित्व बढ़ाने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी का गठन किया गया है। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी कहते हैं एसएमसी। क्या किया गया, जो गांव और वहाँ के जो समुदाय हैं उसकी सहभागिता प्राथमिक विद्यालय में बढ़ाने के लिए एसएमसी का गठन हुआ है। विद्यालय प्रबंधन समिति के दो भाग होते हैं। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी के दो भाग होते हैं, एक होता है साधारण सभा और दूसरा कार्यकारिणी समिति। साधारण सभा में विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता, संरक्षक, समस्त अध्यापक, संबंधित कार्यक्षेत्र में निवास करने वाले सभी जनप्रतिनिधि एवं समिति की कार्यकारिणी समिति वाले सभी जनप्रतिनिधि एवं समिति की कार्यकारिणी समिति में कौन रहेगा, तो कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित या मनोनीत शेष सदस्य होते हैं। साधारण सभा के सभी सदस्य अर्थात बालक के माता पिता एवं उस परिक्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि एसएमसी के सदस्य हैं। उन्हें एसएमसी के समस्त दायित्व एवं अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन जो कार्यकारिणी समिति में क्या होंगे, शेष जो निर्वाचित या मनोनीत शेष सदस्य होंगे एसएमसी में। साधारण सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं, तो इस समिति के सदस्य निम्नांकित हैं। तो संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी या बालक के माता पिता या संरक्षक, माता एवं पिता दोनों के जीवित न होने की स्थिति में संरक्षक। संबंधित विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक या प्रबोधक। संबंधित कार्यक्षेत्र में निवास करने वाले जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, नगरपालिका अध्यक्ष। संबंधित कार्यक्षेत्र में निवास करने वाले समस्त जिला परिषद सदस्य, नगरपालिका पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पंच। समिति की कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित या मनोनीत से सदस्य जो उपर्युक्त में शामिल नहीं हो। अब साधारण सभा में देखिए कौन कौन लोग होते हैं, तो उपर्युक्त वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे। समिति की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव साधारण सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव होंगे। सदस्यता की समाप्ति कब होती है, तो साधारण सभा के सदस्यों की सदस्यता निम्न स्थितियों में स्वतः समाप्त हो जाएगी। मृत्यु होने पर, मान लीजिए किसी का हो जाता है तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। त्याग पत्र देने पर, निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचित नहीं होने पर, विद्यार्थी के विद्यालय छोड़ देने पर उसके माता पिता या संरक्षक की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। पदेन सदस्य के पद पर नहीं रहने पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए हंटर आयोग ने क्या सुझाव दिए। तो माध्यमिक शिक्षा की ओर प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा कम ध्यान दिया गया। उनके गुणों तथा दोषों को दूर करने हेतु आयोग ने निम्न सुझाव दिए। पहला, विद्यालयों को सरकार की ओर से मदद अनुदान दिए जाने चाहिए। प्रत्येक जिले में एक से अधिक राजकीय विद्यालय न खोले जाएं। विद्यालय के भवन निर्माण, विज्ञान सामग्री, पुस्तकालय और फर्नीचर आदि हेतु सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान दिए जाएं। सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे प्राइवेट स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाए।
देश के किसी भाग में अंग्रेजी स्कूलों के खोलने की आवश्यकता होने पर सहायक अनुदान प्रणाली के आधार पर खोला जाए। तो ये था आपका माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए हंटर आयोग ने क्या किया था, सुझाव दिया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।